बहुत ही संतोष भी मिला और काम करने की एक नई ऊर्जा भी आप लोगों से मुझे मिली। आज डिजिटल इंडिया की कुछ योजनाओं के लाभार्थियों से बातचीत करने का अवसर है। मुझे बताया गया है कि आज के इस कार्यक्रम में देश भर के करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स, इनके साथ जुड़ने का मुझे अवसर मिला है। इन सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर्स को संचालित करने वाले वीएलईज और जो नागरिक इनसे अलग अलग तरह की सेवाएं ले रहे हैं, सर्विस लेते हैं, वे सब आज यहां मौजूद है। इसके अलावा देश भर के एनआईसी सेंटर्स के माध्यम से डिजिटल इंडिया के लाभार्थी वहां भी इकट्ठा हुए हैं। 1600 से अधिक संस्थाएं जो एनकेएन नेशनल नॉलेज नेटवर्क उनसे जुड़े हैं, उनके विद्यार्थी, रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, प्रोफेसर्स, ये सब हमारे साथ हैं। देश भर में सरकार की योजना से जो बीपीओ स्थापित हुए हैं, उनके युवा अपने अपने बीपीओ सेंटर से भी इस कार्यक्रम में हमारे साथ है। इतना ही नहीं, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में काम करने वाले युवा भी हमें अपनी अपनी यूनिट्स भी दिखाएंगे और वो कुछ बात हमसे करेंगे। देश भर से लाखों की संख्या में माय गॉव वॉलंटियर्स भी जुड़े हैं। मैं मानता हूं ये एक अनोखा संवाद है जहां कम से कम 50 लाख से ज्यादा लोग एक ही विषय पर आज हम सब मिलकर के बातें करने वाले हैं। हर किसी के अनुभव सुनने का, उनसे बातचीत करने का एक ये अद्भुत अवसर है। और जब डिजिटल इंडिया लॉन्च हुआ था तो एक संकल्प था कि देश के सामान्य व्यक्ति को, गरीब को, किसानों को, युवाओं को, गांवों को डिजिटल की दुनिया से जोड़ना है, उन्हें एम्पावर करना है। इसी एक संकल्प को लेकर पिछले 4 साल में डिजिटल एम्पावरमेंट के हर एक पहलू पर काम किया है। चाहे गांवों को फाइबर ऑप्टिक्स से जोड़ना हो, करोड़ों लोगों को डिजिटली साक्षर करना हो, सरकारी सेवाओं को मोबाइल के माध्यम से हर एक के हाथ में पहुंचाना हो, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को देश में विकसित करना हो, स्टार्टअप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देना हो, दूर दराज के क्षेत्रों में बीपीओस खोलने को अभियान चलाना हो, ऐसे अनेक प्रकल्प आज पेंशन प्राप्त करने वाले हमारे बुजुर्गों को कोसों दूर खुद जाकर अपने जीवन का प्रमाण नहीं देना पड़ता, बल्कि वो अपने गांव में ही कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर से पहुंच करके बड़ी आसानी से काम कर सकता है। देश का किसान मौसम का हाल जानना हो, फसल के संबंध में जानकारी लेनी हो, सॉइल आदि के बारे में जानकारी लेनी हो, तो बड़े आराम से आजकल प्राप्त कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक डिजिटल मार्केट, ई नाम के माध्यम से
अपने उत्पाद भी देश भर के बाजारों में वो बेच सकता है, अपने एक मोबाइल फोन के माध्यम से या सीएससी के सेंटर पे जाकर के। आज गांव में पढ़ने वाला विद्यार्थी सिर्फ अपने स्कूल कॉलेज में उपलब्ध किताबों तक सीमित नहीं है। वो इंटरनेट का इस्तेमाल करके डिजिटल लाइब्रेरी के जरिए लाखों किताबों को एक्सेस कर रहा है। वह अब स्कॉलरशिप की धनराशि के लिए स्कूल कॉलेज के पुरानी सिस्टम पर निर्भर नहीं है। उसकी स्कॉलरशिप अब सीधा उसके बैंक खाते में आ जाती है। यह सब संभव हुआ है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, संचार क्रांति के कारण। आज से कुछ वर्ष पहले तक महानगरों से दूर छोटे शहरों, कस्बों और गांव में रहने वालों के लिए इस बात की कल्पना भी मुश्किल थी कि रेलवे टिकट बिना स्टेशन पर गए हुए, बिना लाइन में लगे हुए रेलवे टिकट बुक हो सकती है, या रसोई गैस बिना लाइन में घंटों बिताए सीधा घर तक पहुंच सकती है। टैक्स, बिजली और पानी का बिल बिना किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर लगाए भी जमा हो सकता है। लेकिन आज ये सब संभव है। आपके जीवन से जुड़े तमाम जरूरी काम अब बस उंगली भर की दूरी पर होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ चंद लोगों को ही यह उपलब्ध है, हर एक को उपलब्ध है। देश के हर नागरिक को अधिक से अधिक सुविधाएं अपने घर के पास ही मिल सके, इसके लिए देश भर में कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी नेटवर्क को मजबूत किया जा रहा है। अब तक देश में करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर्स खोले जा चुके हैं। आज डिजिटल सर्विस डिलीवरी केंद्रों का यह विशाल नेटवर्क भारत के 1,83,000 ग्राम पंचायतों में फैला हुआ है। आज लाखों की संख्या में युवा विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स VLE के रूप में काम कर रहे हैं। और खुशी की बात है, इनमें 52,000 महिला उद्यमी काम कर रही हैं। इन केंद्रों के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। समग्र रूप से देखें तो ये केंद्र न सिर्फ एम्पावरमेंट का माध्यम बने हैं, बल्कि इससे एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले बताया कि करीब 3 लाख कॉमन सर्विस सेंटर से जुड़े लोग, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स जो आज हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कि मैं ही बोलता रहूं उसके बजाय, जब देश के 3 लाख सेंटर से 50 लाख लोग मेरे साथ जुड़े हैं, तो मैं सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में जाएंगे हम, पहले गौतम बुद्ध नगर से बात करेंगे। जी सर, नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मैं जितेंद्र सोलंकी, गांव धनौरी कला से हूं सर। हाँ बताइए। सर, जब मैंने सीएससी शुरू करा था, मेरे पास एक कंप्यूटर था, लेकिन जब से नई सरकार और आपने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च करा है, मेरे पास 15 कंप्यूटर हो गए हैं। कितने? 15 सर, 15 सर, 15। 3 साल में? जी सर, जी सर। अरे वाह,
हाँ। और सर जब से भारत नेट के माध्यम से मेरे गांव में वाईफाई चौपाल आया है, मेरे गांव में इंटरनेट की समस्या दूर हो गई है सर। हाँ हाँ। और सर लड़कियां या लड़के, खासकर लड़कियां सर, जो ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए गांव से बाहर जाती थी, अब हमने उनको फाइबर टू होम कनेक्शन देके उनके घर से ही यानी अपने क्या घर से क्या क्या करते हैं आप इसमें, सर, कैसा करते हैं? सर फाइबर टू होम सर, FTH यानी फाइबर कनेक्शन हमने सर उनके घर पे ही लगाया है सर। अच्छा। और जी, और सर वो लड़कियां अपने घर पे ही उस इंटरनेट वाईफाई चौपाल के माध्यम से सर ऑनलाइन स्टडी करती हैं सर, और सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं सर। जैसे वाह। यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख के सर, और उनको जो पढ़ने का जो मटेरियल चाहिए सर, वो वाईफाई चौपाल के नेट से सर उसको पढ़ रही है सर। अब उनको सर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है सर गांव से सर। और सर वास्तव में मेरा गांव सर डिजिटल गांव हो गया सर। अच्छा, कितनी जी। बस्ती है आपके गांव की, जनसंख्या कितनी है? सर लगभग सर मेरे गांव की जनसंख्या सर लगभग 4000 है सर। हाँ हाँ। जी। और लोग आपके इस सेंटर का भरपूर उपयोग करते हैं? सर भरपूर उपयोग करते हैं सर। मेरे सेंटर पे लोग जो जितनी भी सेवाएं सरकारी हो या गैर सरकारी हो, वो सभी प्राप्त कर रहे हैं सर। कौन कौन सी अपने- सेवाएं कर रहे हैं, कौन कौन सी सेवाएं दे रहे हैं आप? जी सर, मैं सर आपको बताना चाहूंगा सर। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा पीएमजी दिशा। पीएमजी दिशा से लगभग हमने सर अपने ग्राम वासियों को 250 ग्राम वासियों को सर डिजिटल साक्षर किया है सर। हमने अपने ग्राम वासियों के आधार निःशुल्क बनाए हैं अपने सेंटर से ही। अगर कोई वृद्ध या विकलांग या महिला आने में इस असमर्थ थे, तो सर हमने उनके घर पे जाके उनके आधार बनाए हैं सर। विकलांग के लिए दिव्यांग शब्द प्रयोग किया कीजिए। जी सर, माफी चाहता हूँ सर, हाँ। दिव्यांग सर। नहीं नहीं, ऐसा चिंता मत कीजिए, जी। धीरे धीरे आ जाएगा। जी हाँ। जी सर, सर हम डीजीपे के माध्यम से जो मेरे गांव के लोग हैं, चाहे वो महिला हो, चाहे वो सर भूतपूर्व सैनिक हो या सरकारी कर्मचारी, जो पेंशन सर पहले बैंक से जाकर लेते थे, वो अब सर मेरे सेंटर के माध्यम से ही प्राप्त कर लेते हैं सर। मेरे गांव के लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो कम से कम 2.5 से 3 लाख शायद साल हो गए हैं और वो बैंक नहीं गए सर। आते हैं सर अपने आधार से AE-पेस के द्वारा सर वो अपनी पेंशन प्राप्त कर लेते हैं सर। अरे वाह। जी। और सर जो जीवन प्रमाण पत्र सर, पहले सर मेरे जो फादर थे सर वो खुद आर्मी में थे, और मैं अपनी मदर को बैंक ले जाता था। लेकिन जब से आपने जो आपका जीवन प्रमाण पत्र सर आपने डिजिटल करा है, मेरी मम्मी भी सर बैंक नहीं गई है, घर से ही सर उनका डिजिटल प्रमाण पत्र जारी हो जाता है। और सर मैं आपको बताना चाहूंगा, इस साल हमने बैंक में भी कैंप लगा के और अपने सेंटर के माध्यम से आपके सेंटर पे और कोई है वहां से जो बात करना चाहता हो? जी सर, मेरे सेंटर से एक भूतपूर्व सैनिक है श्री ब्रह्मानंद जी, वो आपसे सर बात करना चाहेंगे, आप इनसे बात कीजिए सर। जी जी हाँ। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। नमस्ते। क्या क्या शुभ नाम आपका? ब्रह्मानंद है मेरा नाम। वाह, बताइए ब्रह्मानंद जी। पूर्वक सैनिक हूँ। हमें ब्रह्म ज्ञान दीजिए। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ जी, इसी गांव का रहने वाला हूँ, मनोरी का। और मैं पेंशन लेता हूँ, और पेंशन के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़ता था। जनकोर जाना पड़ा तो वहाँ से 5 किलोमीटर दूर से आना, बहुत परेशानी पड़ती थी। एक ना एक कहने लगा कि तुम्हारे गांव में जो मिल जाएगी इस सेंटर में। अब मैंने जो है यहाँ आकर पता किया, कहने लगे हाँ बिल्कुल पेंशन मिल जाएगी। इसलिए अच्छा जी। अब मैंने जो है वो ला करके आधार कार्ड दिया, इन्होंने वो उंगली लगवाई, मेरी उंगली लगवा के कुछ नहीं दे करके मुझे पैसा दे दिए। तो साहब बड़ा आनंद आया मुझे तो इस बात में। और मैं जीवन प्रमाण पत्र भी है बनवाता हूँ। चलिए ब्रह्मानंद जी, आपका बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। मैं प्रधानमंत्री जी को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। बाद आप बुजुर्गों के आशीर्वाद काम आएंगे देश को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, और कोई बात करे, कोई बेटी बात करे, कोई बहन का बात करेंगे आप? जी सर, ये सची अत्री है सर। सर इन्होंने वाईफाई का इस्तेमाल करके सर इनका यूपी पुलिस में सर सिलेक्शन हुआ है सर, आपसे बात करना चाहते हैं सर। बताइए। प्रधानमंत्री जी नमस्ते। नमस्ते जी सर, मेरा नाम सची अत्री है, मैं गांव धनौरी कला की रहने वाली हूँ।
सर मैं एमए करने के बाद मैंने अपना सरकारी जॉब के लिए अप्लाई किया था, पर आसपास के गांव में कोई कोचिंग सेंटर नहीं था। फिर सीएससी के माध्यम से, वाईफाई के माध्यम से मैंने अपने ही घर पर फाइबर होम कनेक्शन करवाया, जिससे मैं अपने ही घर पर ऑनलाइन स्टडी करती थी। कितना घंटा करती थी आप ऑनलाइन स्टडी? सर मैं 2 से 4 घंटे करती थी। अच्छा। हाँ जी, मैंने अपने घर पर ही ऑनलाइन स्टडी की, जिससे मैंने नोट्स बनाए, उनका रिवीजन किया। इसके फलस्वरूप मुझे यूपी पुलिस कांस्टेबल में मेरा नंबर सेलेक्ट हो गया। सर इसीलिए मैं आपको इस चीज के लिए, आपके डिजिटल इंडिया के लिए आपको हृदय से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। तो आपका सिलेक्शन हो गया? हाँ जी। तो आप किस काम के लिए जुड़ोगी? आप पुलिस वाले बनेगी? हाँ जी बिल्कुल। वाह, तो फिर हमें तो डरते रहना पड़ेगा। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है सर। तो सबको सीएससी सेंटर वालों को मिठाई खिलाएगी, नहीं खिलाई साहित्री? सर बिल्कुल खिलाएंगे, आप आ जाओ सर, आपके साथ भी। चलिए, मेरा सौभाग्य हो गया तो मैं भी पहुंच जाऊंगा। सर नहीं, हमारा चलिए, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों के एक छोटी सी टेक्नोलॉजी का उपयोग करने की आदत कैसे जिंदगी बदल रही है। आइए हम चलते हैं, हरियाणा में काफी लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं कब से। जी बताइए। सबसे पहले तो सर ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। क्या शुभ नाम आपका? सर मेरा नाम मिसबा हाशमी, मैं बुढ़िया गांव में हूँ, हरियाणा से आपसे बात कर रही हूँ। सर मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे देश के गौरव, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से बात करने का अवसर मिला। सर ये सौभाग्य मुझे इसीलिए मिला है क्योंकि मैं एक सीएससी उद्यमी हूँ। शायद मैं कहीं पर नौकरी करती तो मुझे ये सौभाग्य ना मिलता। सर इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और अल्लाह से दुआ करती हूँ कि आपको लंबी उम्र दे और आप ऐसे ही हमारे देश के लिए काम करते रहें। बहुत धन्यवाद। सर सीएससी ने मुझे एक नई पहचान दी है। मुझे आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन होते हैं उसमें आमंत्रित किया जाता है। एक मैनेजमेंट कॉलेज में। सर कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में कहाँ जाना हुआ आपका? सर मेरा आइसगव 2017 में जो था उसमें मैं इन्वाइटेड थी, और सर अभी 20 नवंबर को जो जीसीसी था, ग्लोबल कॉन्फ्रेंस साइबर सिक्योरिटी पर, सर वहाँ पर मैं इन्वाइटेड थी। सर अभी फिलहाल 23 मार्च को मुझे एक मैनेजमेंट कॉलेज है वहाँ पर इनवाइट किया गया था डिजिटल इंडिया पर बोलने के लिए, और वहाँ पर मेरी केस स्टडी वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, मैनेजमेंट स्टूडेंट, उनको पढ़ाई जाती है। इसके लिए मैं सीएससी का बहुत आभारी हूँ। क्या विशेषताएं बताइए जरा, देश भी आपको सुनना चाहता है। सर मेरे सेंटर पे सर सारी गवर्नमेंट सर्विसेज, नॉन गवर्नमेंट सर्विसेज मैं अपने गांव के जो निवासी हैं उनको प्रोवाइड करवाती हूँ। कितनी जनसंख्या है आपके गांव में? सर 10,000। 10,000। यस सर। सर मेरे यहाँ पर बैंकिंग की सुविधा है। लोग आते हैं, पैसे डिपॉजिट करवाते हैं, विड्रॉल करवाते हैं, पेंशन लगवाते हैं, अपनी इंश्योरेंस करवाते हैं अपना। सर मैंने टेलीमेडिसिन भी किया है जिससे महिलाओं को बहुत फ़ायदा हुआ है, और वो आपकी बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने उन्हें ऐसी सर्विस दी है जिससे वो डॉक्टर से ईजिली बात कर लेती है बिना हिचकिचाए। सर मैंने अपने गाँव के साथ साथ 1000 लोगों को देखिए, ये जो काम है ना मेडिकल सेवा का महिलाओं का, इसका बहुत लाभ उठाना चाहिए सीएससी सेंटर्स में, ताकि हमारी कभी छोटी बेटियां अपनी तकलीफ किसी को बता नहीं पाती, लेकिन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आसानी से वो गाइडेंस ले सकती है। तो आपने बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी का उपयोग मानव सेवा के लिए और खास करके हमारी बेटियों के लिए किया, इसलिए आपको मैं बधाई देता हूँ। जी शुक्रिया सर। इसमें मैंने हमारे गांव के जो 1000 लोग हैं उनको डिजिटली साक्षर किया है, इस जज्बे के साथ और इस शर्त के साथ कि वो अपनी नॉलेज अपने तक सीमित नहीं रखेंगे और वो आगे भी सिखाएंगे। सर हमारे गांव के लोगों ने गांव से बाहर जाना तो बिल्कुल ही बंद कर दिया है, क्योंकि मेरा यकीन है और आपका भी यकीन है, जब सरकार आपके द्वार आ रही है तब आप गांव से बाहर क्यों जाएं। सर अभी मेरे यहाँ पर डिजिटल इंडिया के आने से 5 महिलाएं हैं जो काम कर रही थी। मैंने सैनिटरी नैपकिन शुरू किया है, उनको और रोजगार मिला है। यानी आप मैन्युफैक्चरिंग करती हैं सैनिटरी नैपकिन का? यस सर, यस सर। यहाँ पर उन 5 महिलाओं को सर रोजगार मिला है इसमें। सर मेरे गांव के लोग आपकी गवर्नमेंट से, सीएससी से बहुत खुश हैं। सर एक बात मैं कहना चाहूँगी, अमूमन सभी ख्वाब देखते हैं, मैंने भी एक ख्वाब देखा था आपसे रूबरू होने का, आपसे बात करने का। 2015 में सर सेल्फी विद डॉटर चला था, जिसमें मन की बात में आपने जिक्र भी किया था। तभी से सर मेरा एक ख्वाब है कि मैं आपके साथ सेल्फी लूँ। अगर चलिए कभी मौका पड़ जाएगा, मैं हरियाणा आऊँगा तो जरूर आपको मौका दूंगा। जी थैंक यू सो मच सर। सर आज आपसे बात करके मैं तो 7वें आसमान पर चलिए पहुंच गई फिर हूं। से एक बहुत बार बहुत आपको ईद की शुभकामनाएं।
और ये आपने जो लोगों को डिजिटल लिटरेट करने का अभियान उठाया है, सैनिटरी नैपकिन के संबंध में आपने चिंता करने का लोगों को किया है, मैं समझता हूँ ये आपका अपना एक एंटरप्रेन्योर के नाते एंटर होने से ज़्यादा आपने समाज के बदलाव के लिए काफ़ी काम कर रही है। मैं हृदय से आपको बधाई देता हूँ। और भी कोई होंगे आपके सेंटर पे जो बात करना चाहते होंगे? यस सर, सर मेरे पास मीनू जी हैं। मीनू जी, हाँ बताइए। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर जी, मैं मीनू बुढ़िए से, और मैं घर में काम करती हूँ। और क्या काम करती है मीनू जी घर में? खाना बनाने का करती हूँ। अच्छा, खाना बनाना, बर्तन साफ करना। हाँ जी। अच्छा, हाँ बताइए, और कितने ये घरों लोग- में करती हो? जी 3 घर में करती हूँ। 3 घर में करती हो। हाँ बताइए मीनू हाँ जी। जी। तो नोटबंदी के दौरान मुझे पैसों की बड़ी दिक्कत हुई, तो मिसबा दीदी ने मुझे डिजिटल पेमेंट के बारे में बताया और इसमें भीम ऐप भी यूज़ करना सिखाया, जिससे मुझे बहुत आसानी हुई। और ये मैं भीम ऐप्स के जरिए डिजिटल पेमेंट भी कर सकती हूँ, कई तरह की पेमेंट कर सकती हूँ, और इसमें पैसे खुले रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये भीम और ऐप CSC वहाँ ऐप- गांव में दुकान वालों ने भीम ऐप लगा के रखा है, वरना तो कैसे करोगी? हाँ जी सर। क्योंकि हमने दबाव डालना चाहिए गांव के अंदर हर दुकानदार को कि भाई आपके यहाँ भीम ऐप से पैसा लो। अगर दुकानदार भीम ऐप से पैसा लेना शुरू करेगा तो एकदम से बदलाव आ जाएगा। आप देखिए, दुकानदारों को कहना चाहिए, देखिए हम तुम्हारे यहाँ से तब खरीदेंगे जब तुम भीम ऐप अपने यहाँ लगाओगे, मेरे से भीम ऐप से पैसा लोगे। सर बहुत हमने पैसा अपने बच गांव के जाएगा। मर्चेंट को सर भीम ऐप के बारे में बताया, और सबके बाहर सर लगे हुए हैं QR कोड्स। हाँ। तो मीनू, तुम्हें अच्छा लग रहा है डिजिटल के कारण? तो लोग अब तुम्हें पूछते होंगे, मीनू तुम तो घर में काम करती हो, खाना पकाती हो, बर्तन साफ करती हो, और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी में एक्सपर्ट कैसे बन गई? जी सर, मैं बहुत खुश हूँ इसमें, बहुत अच्छा लगा मुझे। ये लोग मुझे पूछते हैं इस बारे पे, और मैं CSC का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपका। चलिए मीनू, आगे बढ़ो। और कोई सज्जन है जो बात करेंगे? सर हमारे साथ सर शौकत जी मौजूद हैं। बताइए शौकत जी। शौकत जी, आपको ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सर बहुत बहुत मुबारकबाद हो सर। सर मैं शौकत अली बूढ़िया से, सर मैं जो ये CSC से जो जुड़ा हूँ सर, इससे मुझे बहुत लाभ हुआ है सर। मैं आप करते पहले तो क्या अपने- हैं शौकत जी? सर मेरी कपड़े की दुकान है एक छोटी सी सर, हाँ हाँ। उस पर काम करता हूँ। तो उससे मुझे ये लाभ मिला सर कि सबसे पहले मुझे ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है सर, ये बहुत मुझे अच्छा मिला। अच्छा, इसमें मेरा जी, इसमें मैं CSC से जुड़ा और मैंने अपने ऑनलाइन फॉर्म भरे, तो आज मेरी ग्रांट मंजूर हो गई है सर। तो मैं इसलिए आपका जी, आपका और CSC का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सर। कितना कितना पैसा मंजूर हो गया आपका? 2.5 लाख सर। 2.5 लाख? 2.5 लाख सर। चलिए, जी। तो आपकी तो ईद मन गई इस बार। जी सर, जी सर। देखिए, ये क्रेडिट, इस क्रेडिट हमारी इस बिटिया को जाती है कि जिसने सरकारी नौकरी ढूंढने के बजाय उसने एक जी सर। प्रोफेशन स्वीकार किया, बदलाव स्वीकार किया, और हिम्मत के साथ आगे बढ़ रही है और गांव को भी बढ़ा रही है। तो मैं आप और तीनों को इसी बहुत से- बहुत बधाई देता हूं, और हरियाणा ठीक के है, लोगों सर। को भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आइए हम इसी से महाराष्ट्र सर चलते मेरी हैं। बेटी भी महाराष्ट्र काम में काफी लोग बातें करना चाहते हैं, महाराष्ट्र के लोग इंतजार करते हैं। हाँ, कौन है नमस्ते भाई? सर, मैं सुशील नागपुरे। कुठेहून बोलताय सुशील? सर मी पांजरावरून बोलतोय सर, महाराष्ट्र गोंदियामधून। सुशीलजी, आपण कसे आहात? सर्व काही ठीक आहे सर, बरं आहे। सगळे बरे आहात ना? जी सर। बोला। हिंदी बोलना सर, ताकि औरों को समझ आए। जी सर, मैं हिंदी में बात करूंगा सर आपसे। हाँ, करिए करिए। तो मैं सर CSC के माध्यम से सर, वाईफाई चौपाल के माध्यम आपके से। गांव का नाम क्या है? जी, मेरे गांव का नाम सर पांजरा है, ग्राम पंचायत पांजरा, गोंदिया जिले में है सर। कितनी जनसंख्या थोड़ा सा है? दूर है सर गोंदिया जिले से। कितनी जनसंख्या है? सर करीब 3000 जनसंख्या है सर अच्छा। मेरे गांव की। जी, तो ये गोंदिया जिले से आपकी सर क्या थोड़ा पढ़ाई हुई? नक्सलवादी एरिया सूरज, में आता आपकी है। पढ़ाई क्या हुई? सर मैं M.Com पास हूँ सर। अच्छा। मैं बेरोजगार था सर, CSC के माध्यम से मैंने वाईफाई चौपाल का काम करता हूं सर, और उसके माध्यम से मुझे रोजगार प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं सर, और सभी गांव वाले आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि उनको सर CSC के माध्यम से जो है
वृद्ध व्यक्ति है उनको पेंशन मिलता है सर, और विद्यार्थी सर वाईफाई चौपाल के माध्यम से इंटरनेट चलाकर अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर पा रहे हैं सर। और सर और भी लोग हैं सर, जैसे मनरेगा के मजदूर है सर, उनको पेंशन लेने के लिए, उनको वेतन लेने के लिए शहर जाना पड़ता था पहले, लेकिन अभी वो सीएससी के माध्यम से, डीजीपे के माध्यम से यहीं पर पैसे निकाल पा रहे हैं सर। तो आपने ये यूनिफॉर्म खुद बनाया है? बिल्कुल सबको यूनिफॉर्म में रखते हो? जी सर बिल्कुल। देखिए ये प्रोफेशनलिज्म है, और यही विशेषता है कि आपने एक, ताकि कोई भी आता होगा आपका यूनिफॉर्म देखता होगा, सीएससी का बिल्ला देखता होगा, तो उसको एक विश्वास पैदा होता होगा, हाँ भाई ये कोई काम करने वाली टोली है। बहुत अच्छा किया आपने। जी सर बिल्कुल। जी तो आपके यहाँ कोई है जो मुझे बताएगा क्या अनुभव है उनके? जी सर। मेरा प्रधानमंत्री को नमस्कार। मेरा नाम शांता गैया है। कहाँ है शांता भाई? आप लोग काम कसे चालले आहे? सर माझं काम चांगलं चाललं आहे। मी ग्राम पांजराची राहणारी आहो आणि माझ्या घरी माझी मुलगी आणि मी आणि माझे पती आहे। मी आणि माझे पती बीपीएल परिवार से हैं आप? हाँ सर। हाँ बताइए। मैं और मेरे पति हम दोनों रोजगार हमी का काम करते हैं। पहले मैं 5 दिन काम करती थी और 6वें दिन अपना वेतन लेने के लिए मुझे 25 किलो दूरी मीटर पर गोंदिया जाना पड़ता था। लेकिन 6 महीने पहले हमारे गांव में सीएससी सेंटर आया है, तब से मैं पूरा 6 दिन काम करती हूँ और शाम को सीएससी सेंटर जाके अपना वेतन निकालती हूँ। इससे मैं और मेरा परिवार बहुत खुश है। आपके पति क्या करते हैं? बहुत क्या सर? आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति भी यही रोजगार हमी का काम करते हैं। यानी मनरेगा में काम करते हैं? हाँ मनरेगा में काम करते मनरेगा का पैसा आपको अब सीएससी से मिल जाता है? हाँ सर मिल जाता है। आपका समय बर्बाद नहीं होता है? नहीं सर। हाँ, और बीच में कोई बिचौलिया भी घुस नहीं जाता है? नहीं सर। हैं, सीधा पैसा आप ही को मिलता है ना? हाँ सर। नहीं सच बताइए, आप पक्का सच बताइए। नहीं सर मैं सच बता रही हूँ सर। अच्छा। कि हमारे गांव में भी मिलता है। हाँ हाँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ आपका। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी। और कौन है बात करेंगे? सर ये रंजीत है, बात करेंगे आपसे। हाँ बताइए रंजीत। नमस्कार ऑनरेबल पीएम साहब। माय नेम इज रंजीत गुंडाने। आई एम फ्रॉम द स्टेट गोंदिया, विलेज पांजरा। Currently I am civil engineering from MIT Gondia, and sir with my BE I am also preparing for IAS exam because sir I want to also कहाँ पर IAS एग्जाम के लिए कहाँ ट्रेनिंग करते हो? नहीं सर खुद करते हो? I prepare myself और सर CSC वाईफाई चौपाल। आपके परिवार में भी कोई है क्या इस प्रकार से सरकारी नौकरी में? या सर My brother is a scientist in। अच्छा, चलिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके। ये अनसुया भाई बड़ी बुजुर्ग माता जी बैठी है, वो कुछ कहना चाहती है क्या? जी सर। हाँ। हम अनुसुया भाई नागपुर पांजरा। हमको पेंशन लेने के लिए गोंदिया जाती थी, तो हमको पांजरे में पेंशन चाहिए। मिलती है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। नर्वस हो रहे हैं। चलिए हम राजस्थान चलते हैं, जहां राजस्थान में भी काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। कहिए राजस्थान के लोग, बताइए। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। नमस्ते जी। सर मेरा नाम स्नेहलता है। मैं अलवर जिले के छोटे से गांव बांसुर की रहने वाली हूँ। कहाँ से? अलवर जी, अलवर जिले के बांसुर गांव से। हाँ हाँ, क्या नाम आपका? स्नेहलता। स्नेहलता जी, हाँ बताइए। मैं 12वीं तक पढ़ी हुई हूँ सर, और अभी मैं 7 साल से अपना सीएससी सेंटर चला रही हूँ। कितने साल से? 7 साल से सर। अरे वाह। और मैंने अभी आपका जो ग्रामीण भारत को डिजिटल साक्षर करने का जो अभियान है, उसके लिए मैं अपने पूरे ग्रामीण भारत की तरफ से और मेरी तरफ से तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप हम ग्रामीणों के लिए ये योजना लेकर आए, और इससे मेरे जैसी लाखों बहनों को
तो रोजगार मिला ही, और इसके साथ मेरे गांव वाले इतने सशक्त और सबल बने हैं कि आज वो जो भी सरकारी और गैर सरकारी योजनाएं हैं उनका फायदा पूरे हक से उठा पा रहे हैं। हमने सर घर घर जाके डिजिटल साक्षर किया है उन लोगों को। आपके गांव की जनसंख्या कितनी है? सर 10,000 है मेरे गांव। 10,000 है। सब लोग आपके इस सेंटर को जानते हैं? बिल्कुल सर। और सब लोग दिन में कितने लोग आते होंगे सेंटर पे? सर दिन में 500 से 600 लोग 500-600 लोग? यानी कभी तो गांव के डॉक्टर के पास भी 500-600 लोग नहीं आते, इतने लोग आपके यहाँ आते हैं? नहीं सर, उनको किसी भी तरह की कोई भी योजना लेने के लिए मेरे गांव से बाहर नहीं जाना पड़ता, चाहे वो टेलीमेडिसिन हो, चाहे वो उनसे पैसों से संबंधित हो, तो वो वहीं पे आके अपनी जो पेंशन है वो लेते हैं। मनरेगा का जो पैसा है वो उनके डायरेक्ट खाते में आता है और वो अपना आधार लेके आते हैं और आधार एनेबल पेमेंट सिस्टम से सीधा अपने आपकी पढ़ाई कितनी हुई है? सर 12वीं तक पढ़ी हूँ मैं हैरान हूँ, जैसे आप बता रही हैं ऐसा लगता है कि आपने तो पीएचडी किया हो। नहीं सर, 12वीं तक पढ़ी हूँ सर। तो ये इतना बढ़िया, आप कितने टेक्नोलॉजिकल शब्द बोल रही हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि देखिए फॉर्मल एजुकेशन के बाहर भी टेक्नोलॉजी का प्रभाव से शिक्षा का रूप कैसा बदल रहा है। और मैं आपको सुनकर के मुझे विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आपने जितनी बातें बताई उसमें टेलीमेडिसिन, अब अगर टेलीमेडिसिन गांव में 12वीं कक्षा पढ़ी हुई एक बहन बोल रही है तो इसका कितना महत्व है मैं समझ सकता हूँ। तो आपने बहुत, मुझे लगता है आपने इस काम में महारत हासिल कर दी है, ऐसा लग रहा है। और सर हमने उन लोगों को जो बिल्कुल मुख्य धारा से कटे हुए थे, जैसे बंजारा लोग हैं और गाड़िया लुहार हैं, उन लोगों को हमने डिजिटल साक्षर किया है और जो भी आपकी योजनाएं उनके बारे में उनको बताया है। आज वो जो खाद्य सुरक्षा है उससे जुड़ चुके हैं, अपना आधार कार्ड बनवा चुके हैं, अपना राशन कार्ड। ये लोग तो, ये जिनका नाम आप बता रही हो, ये तो घुमंत लोग होते हैं, एक जगह पे रहते नहीं, वो तो चलते फिरते रहते, गांव बदलते रहते हैं। बिल्कुल घुमंत तो है, पर सब मेरे गांव के आसपास जो भी लोग हैं अभी वो 4-5 साल से कहीं नहीं जाते, वहीं पे रहते हैं। उन्होंने वहीं का राशन कार्ड बनवा लिया है, अपना आधार कार्ड बनवा लिया है और खाद्य सुरक्षा में वो जुड़ चुके हैं। और आपकी जो भी सरकारी गैर सरकारी योजनाएं हैं अपने देश की, वो बेबाक तरीके से उनको उठा रहे हो। और आपकी जो उज्ज्वला योजना है सर, उसके तहत उन लोगों को गैस कनेक्शन भी मिले हैं। अच्छा। आज चाहे उनके सर पे छत नहीं हो, लेकिन उनकी झोपड़ी में गैस कनेक्शन रखा है, वो गैस पे खाना बना रहे हैं। और सर अच्छा, और कौन है जो आपके साथ काम करने वाले या आपके लाभार्थी, कोई बात बताना चाहते हो, कोई है वहाँ? हाँ सर। हाँ बताइए। जी सर नमस्ते, मेरा नाम पूनम सपेरा है। मेरे पिताजी का नाम क्या नाम बेटा? पूनम सपेरा। पूनम सपेरा, यानी जो सपेरा हाँ। जिस दुनिया जानते उसी परिवार से आप? हाँ, जो घुमंतु जाती है। अच्छा, तो आप क्या करते हो बेटा? जी मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ रही हूँ। वाह, बहुत पहले तो आपके माता पिता को मेरी तरफ से प्रणाम कहिए। जी सर, हमारे समाज में लड़कियों को नहीं पढ़ाया जाता। सपेरा समाज के माँ बाप अगर पूनम को पढ़ाते हैं और कॉलेज भेजते हैं तो सबसे पहले उस माँ बाप को मेरे प्रणाम। जी सर, हमारे समाज में इतने नहीं पढ़ते, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरी शिक्षा के बारे में समझा और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं कॉलेज जाने लग गई। और मैंने सीएससी सेंटर के माध्यम से पीएमजी दिशा का कोर्स किया और डिजिटल दुनिया के बारे में पता चला। और आपकी वजह से मुझे निःशुल्क कंप्यूटर शिक्षा के बारे में पता चला। इसी वजह से मैं इंटरनेट की दुनिया के बारे में जान पाई। और जैसे कि ईमेल करना, बिल भुगतान, व्हाट्सएप, फेसबुक और इन सब के बारे में मुझे जानकारी मिली। मैं आज इंटरनेट के माध्यम से हर कोई जॉब अप्लाई कर सकती हूँ। देखिए, आजकल के लोग कहते हैं आजकल के नौजवानों का ज़्यादा टाइम फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप उसी में बर्बाद हो जाता है। आपका समय कैसे बचाती हो, जरा बच्चों को बताइए, देश भर के बच्चों को बताइए पूनम। जी सर, मैं वैसे जॉब वॉब की तैयारी देख लेती हूँ नेट पे, या और ईमेल करना हो या और कुछ इंटरनेट के माध्यम से। बहुत बढ़िया। और कौन बताएंगे? सर नमस्ते। नमस्ते सर, मेरा नाम रीना, मैं बानसूर में पूंछपुर की रहने वाली हूँ सर। अब मैं बीए सेकंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ सर। मुझे पीएमजी दिशा के बारे में सर मुझे मेरे दोस्तों ने बताया था। मैंने सीएससी सेंटर पर आकर सर मैंने पीएमजी दिशा के 10 दिन की ट्रेनिंग ली सर।
तब मुझे डिप्लोमा भी मिला सर इससे। और आज मैं बीपीओ रूरल बीपीओ में काम कर रही हूँ सर। इससे मुझे आपकी डिजिटल साक्षरता योजना से सर मुझे ये जॉब मिली है सर। इससे रीना आज जी, मैं अपने- आपके रूरल बीपीओ में कितने लोग हैं? सर 10 लोग काम कर रहे हैं 10 लोग काम कर रहे हैं। जी और सर। कितने घंटे चलाते हैं आप रूरल बीपीओ? रूरल बीपीओ जो है सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलता है। अच्छा। और इसमें प्रॉपर तरीके से डिजिटली जो इनको प्लेटफॉर्म सीएससी के द्वारा दिया गया है, और डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इन्हें डेटा अलॉट किया जाता है दिल्ली से। जरा रीना जी को बोलने दीजिए ना। जी सर। हाँ रीना जी बताइए। सर आज मैं इस जॉब से मैं बहुत खुश हूँ सर। और मेरे गांव वाले भी बहुत खुश हैं सर कि मुझे देखकर। पहले लड़कियों को 8वीं और 10वीं तक ही पढ़ाई किया करते थे, लेकिन आज मुझे देखकर वो लोग भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजने लगे हैं सर पढ़ाने के लिए। आप लोगों को कितनी भाषा में बात करनी पड़ती है रीना जी? सर 3-4 भाषा में। वैसे सर हम हिंदी में ही बात करते हैं ज्यादातर लोगों से। अच्छा, लेकिन आपको लगता है जब लोगों से बात करते हैं तो उनको आश्चर्य होता होगा कि हमसे कैसे मदद कर रहे हैं, किस प्रकार से काम कर रहे हैं? जरा नया अनुभव भी तो रोज आता होगा। जी सर। सर मैं नमो ऐप के बारे में बोलना चाहूंगी। हाँ बताइए। सर मेरे गांव वाले उससे इतना खुश हैं कि वो बस नमो ऐप पे क्लिक करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे देश विदेश में जाके हमारे देश की छवि को निखार रहे हैं, भारत माता की सर को कितना गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारी ये दुआ है कि आप जैसा प्रधानमंत्री हमारे देश में जब तक हम जिए, हमारे देश में मोदी जी ही प्रधानमंत्री हो। वो कह रहे हैं कि आप नरेंद्र मोदी ऐप का उपयोग बराबर करती हैं? बिल्कुल सर। आपके सीएस सेंटर को मालूम है नरेंद्र मोदी ऐप पर सब खबरें होती हैं? जी सर, जब जहाँ भी आप जाते हैं गांव वाले देखते हैं और कहते हैं कि देखो तुम तो कहते हो कि 2 घंटे काम करते हो थक जाए, तो हमारे मोदी जी भी है जो 18-18, 22-22 घंटे बिना रुके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए सर हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने ऐसी योजनाओं को लागू किया। और आपकी टीम के जो आईटी मिनिस्टर हैं रविशंकर जी, उनके लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि वो बड़े तेज तर्रार मंत्री हैं आपकी टीम के। और वो जो भी समय समय पर सीएससी की कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती हैं, उनमें वो हमें उत्साहित करते हैं और बताते हैं कि देखो हमारे प्रधानमंत्री जी बिना रुके कैसे काम कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इससे हमें काम करने के लिए और ऊर्जा और उत्साह मिलता है। चलिए, आपने बहुत अच्छा नेतृत्व दिया है, मेरी आपको शुभकामनाएं। देखिए, नरेंद्र मोदी ऐप से आप लोगों ने जो विचार और सुझाव मुझे भेजे हैं वो मुझे मिलते रहते हैं और वो मुझे बहुत काम भी आते हैं। जैसा हम सब ने देखा, हमारे देश में ऐसा मिजाज है, हम कोई भी नई चीज सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं। न उम्र का बात होता है, न कितने पढ़े हैं लिखे हैं, कुछ नहीं। हर कोई सीखना चाहता है और हर कोई बढ़ चढ़कर उसमें भाग लेता है। आज हर उम्र के, हर वर्ग के लोग तकनीक का ज्ञान हासिल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को अपना रहे हैं, वो अपने जीवन का हिस्सा बना रहे हैं। अभी हमने देखा कि कैसे 70 साल के ब्रह्मानंद जी, जो पूर्व सैनिक है, पहले पेंशन के लिए उन्हें गांव के काफी दूर बैंक जाना पड़ता था, लेकिन अब अपने गांव में सीएससी के माध्यम से पेंशन राशि प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह मीनू घर में काम कर रही है, आज डिजिटल भुगतान के लिए विभिन्न विकल्पों के बारे में जागरूक है और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करती हैं। रुपे कार्ड, और मैं चाहूंगा मेरे देशवासी इस पर ध्यान दें। रुपे कार्ड डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन ला रहा है। आज हमारे देश में लगभग 50 करोड़ रुपए कार्ड लोगों की जेब में हैं। केवल भारत में ही नहीं, विदेश में भी इनका प्रयोग हो रहा है। हाल ही में मैंने सिंगापुर में रुपे कार्ड का प्रयोग किया और वहां कुछ सामान खरीदा। जब हम अन्य कार्ड प्रयोग करते हैं तो हमारे लेन देन पर जो कमाई होती है वो कार्ड वाले विदेश लेके चले जाते हैं, लेकिन रुपे कार्ड का जो भी कारोबार चलता है वो पैसे हमारे देश में रहते हैं, हमारे देश की भलाई के काम आते हैं, हमारे देश के गरीबों के भलाई के लिए काम आते हैं, गांव में रास्ते बनाने के लिए काम आते हैं, स्कूल बनाने के लिए काम आते हैं, अस्पताल बनाने के लिए काम आते हैं। और इसलिए
जो लोग देशभक्ति की बात करते हैं ना, हर कोई सीमा पे जाके देश की रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन रुपे कार्ड से भी हम देश सेवा कर सकते हैं। अगर हम रुपे कार्ड का उपयोग करने की आदत डालें, आप देखिए वो भी देश सेवा का एक माध्यम बन जाएगा। आपको मैं एक मजेदार बात बता चाहता हूं। जब मैंने डिजिटल पेमेंट की बात की थी तो कुछ लोगों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। पता नहीं क्या क्या कहते थे। वो कहते थे कि जिस देश के गांव में लोग अनाज देकर के अपनी रोजमर्रा की जरूरत का सामान खरीदते हैं, जहां लोग तकिए के नीचे अपना पैसा रखते हो, जहां राशन भी बिना बिचौलियों के नहीं मिलता हो, जहां मजदूरों को मेहनताने में से भी कट कर लिया जाता हो, उस देश में मोदी डिजिटल लेन देन की बातें कर रहा है। बड़े मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते थे उन्हें आज घर काम करने वाली मीनू जैसी लाखों महिलाओं ने जवाब दे दिया है। इतना बड़ा बदलाव आया है, वो हम सबके सामने। आपने देखा 10वीं कक्षा पास, 12वीं कक्षा पास, सपेरे की बेटी, कैसा बदलाव आ रहा है। आज राशन के लिए बिचौलिए की जरूरत नहीं है। गरीब की मेहनत का पूरा पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में मिल रहा है। आज जब देश के गांव, गरीब, किसान डिजिटल चीजों को अपना रहे हैं, तो अब वे लोग नई अफवाहें फैलाने शुरू किया है। ऐसा झूठ फैलाते हैं, ऐसा झूठ फैलाते हैं। कभी कहते हैं इसमें पैसे सुरक्षित नहीं, तो कभी कुछ और बता देते हैं। इसके पीछे ऐसे लोगों की साजिश है। पर्दे के पीछे वो लोग हैं जो, अगर ये डिजिटल व्यवस्था आ गई, सीधे पैसे बैंक में चला जाएंगे, तो उनका कोई जो दुकानें चलती वो बंद हो जाएगी। वो बिचौलियों में कमीशन खाते हैं वो बंद हो जाएंगी। और इसलिए वे नए नए तर्क, नई नई अफवाहें फैला करके अच्छे काम में रुकावटें डाल रहे हैं। इससे काले धन का व्यापार बंद होता है, कोई काला बाजारी करता है तो बंद हो जाता है, रुपयों की सिक्योरिटी बन जाती है। लेकिन बिचौलिए तो परेशानी पैदा करने ही वाले हैं, क्योंकि उनको तो मोदी ने उनके लिए बड़ी मुसीबतें पैदा करके रखी है। वो जो माध्यम से उनको गाली देने का मौका मिलेगा देते रहेंगे। लेकिन हमें देश को दुनिया में आगे ले जाना है। आज मैं इन गांव के माताएं, बहनें, नौजवान, सीएससी सेंटर, 3 लाख सेंटर पे काम हो रहा है। किसी को दिखे या ना दिखे, देश बदल रहा है। ये आज मैं इस सीएससी सेंटर के माध्यम से देख रहा हूं। और डिजिटल इंडिया को हमने आगे बढ़ाना है। और एक प्रकार से एक ऐसी लड़ाई है जो दलाली बनाम डिजिटल इंडिया, दलाली को रोकने का काम डिजिटल इंडिया कर रहा है। दलाल परेशान है डिजिटल इंडिया से, हम लोग ताकतवर है डिजिटल इंडिया से। हम हमारे हक की लड़ाई आसानी से लड़ सकते हैं डिजिटल इंडिया से। किसी को लगता होगा कि एक तरफ तो मैं गांव, गरीब, किसान की बात करता हूं, दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया पर जोर देता हूं। आपने देखा होगा कि दोनों एक दूसरे के पूरक है। एक तरफ जहां टेक्नोलॉजी गांव और गरीब को अवसरों से जोड़ रही है, उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दे रही हैं, वहीं यह साक्षरता का भी माध्यम बन रही है। ये आवश्यक हो गया था कि देश का हर नागरिक डिजिटली लिटरेट बने। इसी चुनौती को स्वीकार करते हुए सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान पीएमजी दिशा शुरू की। अभी हमने देखा था कि कैसे इस योजना से लोगों में डिजिटल सेवाओं के उपयोग को लेकर आत्मविश्वास आया है। इस अभियान के तहत
6 करोड़ लोगों को डिजिटल स्किल और ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। यानी देश में एक परिवार से एक अगर ले 6 करोड़ परिवार में पहुंच जाए, देश में कुल 25 करोड़ परिवार हैं, 6 करोड़ परिवारों में ये बात पहुंच जाए, और वो भी गांव में, वो भी सामान्य परिवार में, कोई कल्पना कर सकता है कितना बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है। और इसमें कैंडिडेट्स को 20 घंटे के बेसिक कंप्यूटर कोर्स पर ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स में उन्हें डिजिटल डिवाइस की जानकारी दी जाती है, इंटरनेट का उपयोग कैसे हो, सरकार की जो सेवाएं उपलब्ध हैं उसका कैसे उपयोग करें, कैशलेस, लेस कैश, नकद के बजाय सिर्फ नंबर दबा करके रुपये पैसों के लेन देन कैसी हो, भीम ऐप कैसे यूज करना है, इन सब के बारे में बताया जाता है। अब तक 1.25 करोड़ से अधिक कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी जा चुकी है, जिनमें से 70% SC, ST और OBC कैंडिडेट हैं। यह दिखाता है कि देश का एक तबका जो पहले पीछे छूट गया था वो आगे बढ़ रहा है। डिजिटल इंडिया से सिर्फ बड़े शहरों और किसी विशेष वर्ग को ही नहीं, बल्कि छोटे शहरों, गांवों, गरीब, वंचित, शोषित समाज के इन समाजों को लाभ मिल रहा है। एक और क्षेत्र है जहां डिजिटल इंडिया के तहत एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम हो रहा है, और वह है BPO। पहले ज्यादातर IT और BPO इंडस्ट्री की ग्रोथ भारत के स्टेट कैपिटलों में हुई, बड़े बड़े महानगरों में हुई। आवश्यक टैलेंट होने के बावजूद देश के छोटे शहरों और कस्बों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। गांवों से शहरों की तरफ जो पलायन हो रहा था वो एक चुनौती भी थी। देश के सभी क्षेत्रों में रोजगार के समान अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत इंडिया BPO प्रमोशन स्कीम और नॉर्थ ईस्ट के लिए एक स्पेशल BPO प्रमोशन स्कीम शुरू की। इससे IT सेक्टर में करीब 2 लाख रोजगार के अवसर बनेंगे। इन योजनाओं के लगभग 550 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसमें BPO को प्रति सीट 1 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आज जम्मू कश्मीर हो, कर्नाटक हो, महाराष्ट्र हो, असम हो, छोटे मोटा कोई भी राज्य हो, देश के अनेक राज्यों में नए नए BPO यूनिट्स खुलते चले जा रहे हैं, और युवाओं को अपने घर के पास ही रोजगार उपलब्ध हो रहा है। वो माँ बाप का ख्याल भी रख सकता है, खेती बाड़ी है तो उसका भी ख्याल रख सकता है, और BPO सेंटर में रोजगार भी कमा सकता है। देश भर के BPO से जुड़े लोग आज इस कार्यक्रम में जैसे CSC सेंटर के लोग हैं, वैसे BPO सेंटर के भी लोग हैं। आइए इन BPO सेंटर के लोगों को भी जरा मैं सुनना चाहूंगा, उनके क्या अनुभव हैं। सबसे पहले मैं चाहता हूं नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड से बात करें। हाँ बताइए, नागालैंड, कोहिमा। Respected sir, namaskar. Namaste. Namaskar. It's an honor to speak with you today. I'm Shosine from Kohima. What? Sir, I must thank Shosine. Shosine. Okay, sir, I must thank you for providing such a wonderful scheme, because of which BPO has started operation in Nagaland. This has given me a huge opportunities to work here in my hometown.
which I don't have to migrate from my beautiful city. Earlier, there were very few opportunities. However, this has come as a huge privilege, not only for me, but for many employees as well. And we served foreign clients previously from Australia and UK. And as of now, we're serving clients from USA. So now you are working for 3 countries. Yes, 3 countries. And how many languages are used in your BPO center? We use 1 language, English. How is it working with foreign clients? आप विदेशी आपके लोग हैं, उनके साथ क्या अनुभव आता है? Okay, well, so we have been provided with proper training because we need a lot of skill set to deal with international clients directly or indirectly, and we have the capability to handle them in an effective way according to what they deserve. Since how many months or years you have started this activity? I joined this Northeast BPO. It's been a year now, but previously I used to work in Mumbai. How many persons are working there? Right now we have 130 employees. 130 in Kohima? Yes. It's a great news. Anybody else would like to talk something? Yes, Temjun. Yeah. Namaskar, sir. Namaste. Yes. I am Temjun Long. I've done BCA and Diploma in Hardware. And I was working for Adobe Process in Bangalore. Your name, please? Temjun Long. Temjun Long. Yes. I was working for Adobe Process in Bangalore. And as my parents needed me near them, so I have to come back and started working in a school. But I was not so satisfied of not being able to utilize my skills in that job. So I joined this BPO as a technical support staff, and the working environment here is very satisfying. Now, how is it working from hometown? Yes, I'm working from my own hometown. What is the difference in Bangalore and hometown? The thing is that you have to just come from your home to your workplace, and you can be with your parents. Great. So your parents are happy? Yes. You are enjoying your evening with your friends? Yes. Anyone else who would like to say something? Well, all the best to all of you. Wish you all the best. आइए हम पटना चलते हैं, वहां भी एक बीपीओ चल रहा है. हाँ, नमस्कार प्रधानमंत्री जी. नमस्ते जी, आपका स्वागत करती हूँ. क्या शुभ नाम आपका? जी, मेरा नाम खुशबू कुमारी है. मैं पटना के निकट फतुहा में रहती हूँ. हाँ, बताइए खुशबू जी. खुशबू फैलाइए. जी सर. जी, मैं पटना के निकट फतुहा में रहती हूँ. मैं रोजाना ट्रेन से आती जाती हूँ. इस बीपीओ की नौकरी ने मेरे परिवार की वित्तीय रूप से मजबूती दी है. साथ ही साथ मुझे यहाँ पे काम कर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. अगर मुझे घर के पास ये नौकरी नहीं मिलती तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाती. वहाँ पीछे माइक का किसी का आवाज आ रहा है, अगर बंद हो जाए. मुझे सुनाई नहीं दे रहा. काफी लोग हैं मुझे लगता है वहाँ पर. हाँ. यस सर. हाँ, बताइए. हाँ जी सर, मैं फतुहा में रहती हूँ. जी, मैं पटना में जॉब करती हूँ. ठीक है, मैं रोजाना ट्रेन से आती जाती हूँ सर. जी, इस बीपीओ में काम कर मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. साथ ही साथ सर, अगर मुझे घर के पास में ये नौकरी नहीं मिलती तो शायद मैं नौकरी नहीं कर पाती. मुझे पहले किसी से बात करने में बहुत डर लगता था. आपकी पढ़ाई कितनी हुई? मैं अभी बीए फाइनल ईयर में हूँ. अच्छा, अभी कितनी भाषाओं में कॉल पर हैंडल कर लेती हैं? जी, हमारा जो बीपीओ में जो कॉलिंग होता है वो 4 भाषाओं में होता है. एक इंग्लिश, हिंदी और एक मैथिली और संस्कृत. सॉरी, भोजपुरी. संस्कृत? जी, तो मैं जो नहीं, सॉरी सर, भोजपुरी. हाँ हाँ हाँ. जी, तो जो मैं हैंडल कर पाती हूँ वो मैं मैथिली में हैंडल कर पाती हूँ और हिंदी में कर पाती हूँ. अच्छा, तो लोगों को समाधान होता है कि चलो भाई बीपीओ सेंटर से हमें सही गाइडलाइंस मिला, सही मदद मिल गई उनको. जी बिल्कुल सर. चलिए खुशबू, आपकी खुशबू फैले और छोटे छोटे गांव में भी देखिए कैसा नया कारोबार शुरू हो रहा है. मेरी आप सबको बहुत बधाई है. हम चले तमिलनाडु.
वणक्कम वणक्कम வணக்கம் சார். सुरेश जी निंगल यस सर. எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கு சார். आपको कैसा है? हाँ बताइए. Thank you sir. So my name is Suresh. And I'm happy. This is very great honor for me to speaking with you. I'm happy to say because of the scheme, IBBS scheme, and I started operation in my hometown in Mailadurai. Okay, where I born and brought up here. Population of your hometown? 90,000 sir. Pardon please? 90,000 sir. 90,000. So I see a lot of talent available, but which is not used because always people have to go to Bangalore, Chennai. Then I thought this scheme is giving a lot of incentive, and I see a lot of potential in the market. Then I started operation here last year with 400 seats, sir. Right now we have 450 people are working with us because of the scheme, sir. How many women? Around 90% of the women. And all of them from local, maximum 10 to 15 kilometers here, and they'll be very happy because of their family. The average educational qualification? Minimum graduate, sir. So everybody graduate or somebody in diploma, somebody in postgraduate, somebody in engineering also here working here. How many languages you used to handle there? We used to handle both domestic and international client. For domestic client, we used to handle for Tamil, English, sometimes we used to Hindi and Telugu, and Kannada also we are covering, sir, from here. 5 languages. For international client, we used to handle for data processing, for healthcare, data mining, digital marketing, all those things services we are doing from our center, sir. Thank you, Suresh ji. Thanks a lot and wish you all the best. Thank you, sir. आज यह देखकर काफी खुशी होती है कि हमारे युवा, खासकर हमारी बेटियां, इन बीपीओ में न केवल भारतीय भाषाओं में बल्कि इंग्लिश, अरेबिक, स्पेनिश जैसी विदेशी भाषाओं में भी काम कर रही है. ये युवा हेल्थ केयर, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, टेक्निकल सपोर्ट, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन आदि अनेक क्षेत्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा जैसे कई देशों को सेवाएं दे रहे हैं. सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दे रही है. आज देश भर के कई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता होती है, वैसे हार्डवेयर की भी चिंता करनी जरूरी होती है. आइए ये मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों से भी बात करें, उनसे भी रूबरू होकर के देखें. आइए उत्तर प्रदेश चलते हैं. नमस्कार सर. हाँ नमस्ते. प्रधानमंत्री महोदय जी को हमारा प्रणाम. आज हम बहुत खुश हैं और अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली मानते हैं कि हमें आपसे रूबरू होने का मौका मिला है. मेरा नाम अभिषेक है और मैं हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का रहने वाला हूं. मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक से ITI कर रखी है और मैं इस मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लगभग 3 साल से काम कर रहा हूं सर. और ये मेक इन इंडिया के तहत ही जो हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे हैं, तो इसी से ही हम अपने ही कोर सेक्टर में काम करने का मौका मिला. जब आप ITI में पढ़ने गए होंगे तो लोग मजाक उड़ाते हैं, ये तो कुछ पता नहीं, ऐसे ही ITI में चला गया, क्या कमाएगा, रोजी रोटी कैसे कमाएगा, ऐसी बातें हुई होगी गांव में. जी सर. हमीरपुर के हैं आप? जी सर. तो अब तो फिर मैंने सोच लिया कि हाँ मैं इनको करके दिखाऊंगा. तो हाँ, पिताजी क्या करते हैं? सर पिताजी पैरालाइज हो गए थे, तो घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी. नहीं आपके यहाँ तो हर परिवार में से लोग ज्यादातर तो फौज में होते हैं. जी सर होते हैं सर. हाँ. तो इसके बाद फिर घर की पूरी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी. तो मैंने इस नौकरी के बल से ही अपनी पूरी जिम्मेवारी को बखूबी निभाया है और निभा रहा हूँ.
चलिए, बहुत अच्छा बताया आपने। और कौन है जो बात करेंगे? गरिमा जी। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बात करने का अवसर दिया। सर मेरा नाम गरिमा है, मैं झांसी से हूँ। मैं यहाँ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में 2 साल से काम कर रही हूँ और मेरा प्लेसमेंट कैंपस से हुआ था यहाँ पर। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ाई बताना कहाँ चाहती हुई हूँ। गरिमा? सर बरेली में। क्या पढ़ाई की? सर मैंने बीटेक करी है। अच्छा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। हम्म। सर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मेक इन इंडिया से जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट हुई है, उसकी वजह से हम जैसे बहुत सारे यूथ को अपनी कोर फील्ड में काम करने का मौका मिला है, जिससे ना सिर्फ हम अपनी स्किल सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं, बल्कि हमें बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला है। जब हम कॉलेज में थे तो हम देखा करते थे कि फोन के पीछे मेड इन इंडिया नहीं लिखा रहता था, मेड इन चाइना लिखा रहता था, मेड इन जापान लिखा रहता था। हम चाहते थे कि हमारी कंपनी, हमारी कंट्री कब आगे आएगी इन सब चीजों में। और अब हम बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमें जिस कंपनी में काम करते हैं उसने एक ऐसा फोन लॉन्च करा है जो कि ना सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चर्ड है, बल्कि उसकी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग भी इंडिया में ही हुई है। सर हम आपको ये फोन दिखाना चाहते हैं, इस पर मेड इन इंडिया लिखा है। हाँ। और हम बहुत ही गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने आपके मेड इन इंडिया मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है और हम इसे सक्सेसफुल बनाने में आपके साथ हैं। ये मेड इन इंडिया मिशन ये नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये आप पूरे सबका भारत का है, हम 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। जी सर, जी सर। और आप लोगों ने इस काम को किया। और मैं आपसे आग्रह करूंगा मेरे नौजवान साथियों, आप लोग इनोवेशन की पर भी बल दीजिए। खुद अपने आप सोचिए, कंपनी के भरोसे नहीं, खुद 2-4 मित्र मिलकर के नए नए आइडिया देखिए। दुनिया को आप बहुत कुछ नई चीजें दे सकते हो। और कंपटीशन ऐसी है कि एक प्रोडक्ट इनोवेशन उससे आएगा तभी जब जाकर के वो मार्केट में सस्टेन करेगा और लोगों की जिंदगी में बदलाव लाएगा। और आपने देखा होगा कि सुबह एक इनोवेशन होता है तो शाम को दूसरा हो जाता है। एक बहुत बड़ी कंपटीशन है। इस कंपटीशन का आप लोग फायदा उठाइए। और देखिए आज भारत में यानी दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग को प्राथमिकता दे रही है। इसी का परिणाम है कि पिछले 4 वर्ष में भारतीय इलेक्ट्रॉनिक की हार्डवेयर के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMC योजना के तहत 15 राज्यों में 23 EMC स्थापित किए जा रहे हैं। अनुमान है कि इससे 6 लाख से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। 2014 में मोबाइल हैंडसेट और उनके पुर्जों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे देश में सिर्फ 2 इकाइयां काम कर रही थी। 4 साल पहले सिर्फ 2 इकाइयां, आज 120 से अधिक इकाइयां देश में काम कर रही हैं। इन इकाइयों में 4.5 लाख लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार मिला है। एक और विषय जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा और वो है नेशनल नॉलेज नेटवर्क NKN। एक हाई स्पीड गीगाबाइट नेटवर्क है और डिजिटल इंडिया का एक महत्वपूर्ण आधार है। NKN भारत में लगभग 1700 शोध और शिक्षा संस्थानों को आपस में जोड़ता है। इससे देश के IITs, IIMs, मेन यूनिवर्सिटीज, रिसर्च सेंटर, लाइब्रेरीज, लैब्स, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशंस, परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र की एजेंसियां, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। NKN ने 5 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, एकेडमिशियंस और सरकारी अधिकारियों को एक पावरफुल प्लेटफॉर्म देकर उन्हें सशक्त बनाया है। इसके अलावा NKN देश के नेशनल डेटा सेंटर NDC, सभी स्टेट डेटा सेंटर SDC और
सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को भी जोड़ता है। आज इस संवाद में एनकेएन के माध्यम से कई सारे स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, रिसर्चर्स ये भी हमारे साथ जुड़े हैं। आइए उस एक पहलू की तरफ भी नजर करें, देखें क्या कह रहे हैं हमारे होनहार लोग। बताइए। नमस्कार, सुप्रभात प्रधानमंत्री जी। मैं राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र की तरफ से प्रीति शर्मा आपका स्वागत करती हूँ। ये हमारा इंस्टीट्यूट का सौभाग्य है। नमस्कार प्रधानमंत्री। ये हमारे इंस्टीट्यूट का सौभाग्य है कि आज आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम लोग आपसे बात करने का हमें सौभाग्य मिला। NCMRWF में जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसका एक प्रधान इंस्टीट्यूट है जो कि 10 दिन तक वेदर फोरकास्ट करने की क्षमता रखता है। हम लोग डायनामिक मॉडलिंग की सहायता से भविष्यवाणी करते हैं, जिसके लिए हमें एक इनिशियल कंडीशन जो कि वर्तमान स्थिति जिसे कह सकते हैं उसकी आवश्यकता होती है। लेकिन इनिशियल कंडीशन जितनी ज़्यादा सटीक और एक्यूरेट होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी तरीके से भविष्यवाणी एक्यूरेट हो सकती है, जिसके लिए हमें मौसम ऑब्जर्वेशन जो कि हमें सैटेलाइट, रडार इत्यादि से मिलती हैं, हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है, जो कि हम भिन्न भिन्न क्षेत्र जैसे कि बर्फीले क्षेत्र, स्थल, समुद्र इत्यादि से हमें रियल टाइम में उसको यूज़ करना होता है। इसके लिए हम एनकेएन को धन्यवाद देते हैं जो कि हमारे इस रिसेप्शन में काफ़ी मददगार साबित हुआ है। एनकेएन की मदद से हम जो इंटरनेशनल सैटेलाइट डेटा प्रोवाइडर है उससे हमें प्रतिदिन 200 GB पर सेकेंड 200 GB डेटा की प्राप्ति होती है। इतना अधिक डेटा हमारे कंप्यूटर मॉडल में जाता है और जिससे कि हम लोग मौसम की पूर्वानुमान की जानकारी प्रदान करते हैं। इसी के चलते ये NCMRWF एक ऐसा केंद्र है जहाँ पर डायनामिक डेटा एसोसिएशन होता है। एनकेएन का एक अलग तथ्य ये है कि जिस तरीके से हम डेटा लेते हैं एनकेएन के माध्यम से ही हम अपना मॉडल आउटपुट मिनिस्ट्री के जो और संस्था हैं जैसे IMD हुआ, इनकॉइस हुआ, उसमें भी हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से जो आम जनता है उसके लिए भविष्यवाणी प्रदान की जाती है। तो जैसे मॉडल कोई भी है उसके लिए और भी अलग फैक्टर्स हो, तो उनमें से एक मेन फैक्टर डेटा वॉल्यूम भी है। तो एनकेएन की हेल्प से अब हम जो कि पहले 45 Mbps की स्पीड से हमें बैंडविड्थ डेटा से आता था, अब हम उसको 10 GB पर सेकेंड की स्पीड से मिलते हैं। तो हमें काफ़ी ह्यूज वॉल्यूम में डेटा की उपलब्धि है अभी। अब हम इसको धन्यवाद उसके चलते ही हमने 2 न्यू HPC मिनिस्ट्री में इंस्टॉल हुए, एक पुणे में 4 पेटाफ्लॉप और एक नोएडा में 2.8 पेटाफ्लॉप, और इसके चलते 2 12 किलोमीटर हाई स्पीड 12 किलोमीटर हाई रेजोल्यूशन EPS एंजेबल प्रेडिक्शन सिस्टम इंस्टॉल किए हैं, जिसके लिए कि हम ब्लॉक लेवल पे भी अब मौसम की पूर्वानुमान जानकारी देने में सक्षम हो सकते हैं। प्रीति, आप लोग स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए, सैटेलाइट का उपयोग करते हुए ये मौसम के संबंध में जानकारी, और तो धीरे धीरे वो एग्जैक्टनेस पर भी जा रहा है और एक छोटे से छोटे लोकेशन का भी अनुमान लगा रहा है। पहले तो ज़्यादातर हमारा किसान ही सोचता था कि मौसम का क्या हाल है, लेकिन धीरे धीरे अब देश में किसी के घर में शादी ब्याह है तो वो भी डेट तय करने से पहले उस दिन का मौसम को चेक करवा लेता है। और मैंने सुना है कि श्रीनगर में एक इस डिपार्टमेंट के एक सज्जन है, उनकी तो इतनी तारीफ हो रही है, कहते हैं कि वो बहुत सटीक बताते हैं कि इस तारीख को बर्फ वर्षा होगी, नहीं होगी, आपको घर में प्रसंग करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे कोई बता रहा था, मैं कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन ऐसे इस विज्ञान ने, लेकिन जब इतना विज्ञान विकसित नहीं हुआ था तो भी परंपरागत रूप से हमारे देश में मछुआरों को मौसम का अंदाज होता था, वो अनुमान लगाते थे। किसानों को होता था कि भाई ऐसा है तो ऐसा होगा, ऐसा होता ऐसा होगा। क्या कभी आपके जो रिसर्चर्स हैं उनको ये ट्रेडिशनल नॉलेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इन दोनों को जोड़ करके भी इस विज्ञान को तराश के देखना चाहिए? हो सकता है कि एक नया विजन देश और दुनिया को मिले। उसी प्रकार से अभी भी चुनौती है, अर्थक्वेक के संबंध में अनुमान होना मुश्किल हो रहा है, अभी भी हो रहा है मुश्किल। ये ऐसी चीज़ें हैं, हो सकता है कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं
वो इन चैलेंजेस को कैसे, ये बात सही है कि हम अनुमान के आधार पर समस्या को रोक नहीं सकते, लेकिन अनुमान के कारण समस्या से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं, और वो भी एक बहुत बड़ी सेवा होती है। तो आप लोग ये काम कर रहे हैं, मैं एनकेएन के लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपके नए रिसर्च हो, मानव जात के कल्याण के लिए हो, टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करते हुए हो, मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। हमारी सरकार का मानना है कि डिजिटल एम्पावरमेंट के साथ नागरिकों की क्रिएटिविटी, उनके इनोवेटिव आइडियाज का सरकार के नीति निर्धारण और योजनाओं को बढ़ाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान होना चाहिए। इसी विजन को ध्यान में रखते हुए 2014 में सरकार बनने के 2 महीने के अंदर ही एक डिजिटल सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म माईगॉव लॉन्च किया गया। मैं चाहूंगा कि आज उनके भी वॉलंटियर्स हमारे बीच में हैं, उनसे भी कुछ बात करें, उनसे भी सुने। बताइए, दिल्ली में जा रहे हैं हम, दिल्ली बताइए। नमस्ते प्रधानमंत्री जी। नमस्ते। मेरा नाम आर्य विवेकानंद है। अरे आप स्वयं विवेकानंद हैं, फिर तो आपको डबल प्रणाम हमारा। सर मेरी माता जी ने मेरा ये नाम रखा। नहीं, आप गर्व कीजिए, ऐसे माँ पर मत छोड़ दीजिए, आप गर्व कीजिए। सर मैं गर्व करता हूँ अभी। हाँ बताइए। सर मैं गिरिडीह झारखंड से हूँ। मैं कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग किया, तत्पश्चात मैं IBM में जॉब किया और गत 10 महीने से मैं सिविल सेवा की तैयारी कर रहा हूँ। सर मेरी गवर्नेंस में बहुत रुचि रही है और अब तक मैं विभिन्न NGO के साथ सेवा कार्य में जुटा हुआ था। सर माईगॉव मेरे हिसाब से एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी इनोवेशन है सिटीजन्स को गवर्नेंस में इन्वॉल्व करने का। सर हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ आइडिया होता है, हर व्यक्ति देश के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन वो अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए अब तक बहुत सोचता था। 5 साल तक वेट करता था कि सरकार को कैसे रिव्यू करे, कैसे सजेशंस दे। सर माईगॉव ने उसको एक मोबाइल के टैप पे कम कर दिया है इस दूरी को। सर माईगॉव को मैं अपने पढ़ाई में भी अभी बहुत यूज करता हूँ। इसके जो क्विजेस होते हैं इतने इंटरेस्टिंग होते हैं, ब्लॉग्स लिखना इस पे, रिव्यू करना पॉलिसीज में सजेशंस देना, और क्विजेस के माध्यम से बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। करंट अफेयर्स में मेरे को अपडेट रहना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरी सिविल सेवा की पढ़ाई के लिए। सर आप मेरे लिए बहुत ही प्रेरणा के स्रोत है। आपसे प्रेरणा लेकर के मैं योगा में इंटरेस्ट हुआ और आज के समय में मैं एक मेडिटेशन और योगा ट्रेनर भी हूं। अरे वाह सर। और आप सर देश की सेवा के लिए बहुत प्रेरणादायक है। मेरे सारे फ्रेंड्स लोग और सबके साथ मैं डिस्कस करता हूं कि सर यू आर एन हाइट ऑफ की लेवल ऑफ सर्विस हम लोग जो सोच सकते हैं देश के लिए करने के लिए। धन्यवाद सर। हमारे देशवासियों के आशीर्वाद बने रहे, हर अच्छी चीज पर बने रहे। और कोई है सज्जन जो कुछ बताएंगे? नमस्ते मोदी जी। नमस्ते। मेरा नाम सुमित है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूं। मैं अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा हूं दिल्ली विश्वविद्यालय से। पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूंगा उस सारे सपोर्ट का जो आपने युवाओं को दिया है। आज हर एक युवा सोचता है कि उसे देश के लिए कुछ करना है। आप एक सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है और आपसे हम सब कहीं ना कहीं मोटिवेट होते हैं कि हमें भी उनकी तरह कुछ देश के लिए करना है। मेरे मन में भी अच्छा सुमित, आप अभी 9:30 बजे से सारा कार्यक्रम सुन रहे थे? हाँ सर। क्या लगा आपको? सर मुझे यही लगता है जिन लोगों कि को गांव की माताएं बोल रही थी, 10वीं 12वीं कक्षा के बच्चे बोल रहे थे, क्या लगा आपको? सब सुन करके क्या लगा? सर मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी फिजिकल चीज करते हैं तो उसे इतना डीप रूट तक पहुंचाना बहुत ही मुश्किल है। पर जो हमने इस चीज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे डाल दिया, जहां हमें खुद वहां पे होने की जरूरत नहीं है, पर हमारा जो चीज हम उन तक पहुंचाना चाहते हैं, जो हम उनकी मदद करना चाहते हैं, वो अगर उन तक पहुंच जाए हमारे बिना वहां पहुंचे, तो उस चीज का जो इम्पैक्ट ग्राउंड लेवल तक हो सकता है वो शायद और किसी चीज का ना हो पाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो डिजिटल इंडिया है वो इतनी बड़ी सक्सेस हो पाया है, क्योंकि ये उन लोगों की जिंदगी को इम्पैक्ट कर पाता है। आज आप इस कार्यक्रम में इन गांव के लोगों को सुना, उसके पहले आपने इस काम को सुना, सोचा होगा, और आज देखा हुआ, इन दोनों से आपके मन को क्या हुआ? आप में से कोई बता सकता है क्या हुआ? जैसे मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे गांव के अंदर भी इतनी जागरूकता आई है। कोई गांव की बच्ची पुलिस में अब नौकरी पा लेती है डिजिटल के द्वारा एजुकेशन से, कोई सपेरे की बेटी अब इस डिजिटल रिवॉल्यूशन का फायदा उठा रही है, एक 12वीं कक्षा की बहन
टेलीमेडिसिन की बात कर रही है, ये चीजें अपने आप में यानी मुझे खुशी दे रही थी। आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि ये डिजिटल युग में फिजिकल चीजों की जरूरत नहीं है। अब बच्चों को भारी भारी स्कूल के बैग उठा के जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक आईपैड, इंटरनेट, और वो कोई भी बुक अपने आईपैड पे पढ़ सकते हैं। अगर एक इंसान को अगर काफी बुक्स एक जगह से दूसरी जगह लेके जानी है तो उनके पास सिर्फ एक आईपैड होगा और वो कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। सिमिलरली, आप में से जिन्होंने माईगॉव के माध्यम से कोई कया होगा तो कोई अनुभव बता सकते हैं? सर मैं अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। तो मेरे पास एक स्टार्टअप आइडिया था, बट मैं जानता नहीं था कि मैं उसे हकीकत में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। तो मैंने माईगॉव पे कंपटीशन देखा जो हमारी स्टील मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज कराया था, जहां पे उन लोगों ने स्टील सेक्टर से रिलेटेड स्टार्टअप के आइडियाज मांगे थे। तो मुझे लगा कि मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए और अपना स्टार्टअप आइडिया मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहिए। तो माईगॉव का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा कि मेरे पास जो आइडिया था वो उन्होंने ऐसे हाथों में दिया जहां से मुझे अब सपोर्ट मिल रहा है और मैं उसे हकीकत बना पा रहा हूँ। अरे वाह। तो मेरा आइडिया ये था कि हमारे पास हाउसिंग सेक्टर में थोड़ी प्रॉब्लम शुरुआत से रही है और हम आज भी हर किसी को शायद हाउस नहीं दे पा रहे। और मुझे लगता है कि एक घर एक ऐसी चीज है जो हर व्यक्ति के पास होना ही चाहिए, क्योंकि इट्स मोर ऑफ एन इमोशन जो उसको एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए मैंने माइक्रो होम्स नाम का एक कॉन्सेप्ट इजाद करा, जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को छोटे घर से मेरा मतलब ये नहीं है कि कहीं भी हम सुविधाओं के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज करे, सारी सुविधाएं एक छोटे पैकेज में प्रोवाइड करे जो उसकी जो जितना भी वो खर्चा करना चाहता है उसके अंदर हो। तो उससे मेरा मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास अगर पैसे कम भी हैं तो उसे कम से कम बिना घर के ना रहना पड़े। तो ये मुझे अच्छा लगा कि आपने टेक्नोलॉजी में सामाजिक संवेदना को जोड़ दिया और समाज की आवश्यकता को अपनी टेक्नोलॉजी का। आप देखिए, हैकेथॉन कार्यक्रम में कर रहा हूं पिछले 2 साल से, हजारों लाखों बच्चे जुड़ रहे और ऐसे आइडिया दे रहे हैं, गवर्नमेंट की समस्याओं के ऐसे समाधान दे रहे हैं। हम गवर्नमेंट की 4 दीवारों में बैठ करके जिन चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं, वैसी फ्रेश आइडिया, फ्रेश थॉट्स हमारी नई पीढ़ी दे रही है। और सालों से लटके पड़े पुरानी समस्याओं का समाधान हमारे कॉलेज जाने वाले बच्चे दे रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा, आपने भी एक सुझाव दिया और सही हाथों में पहुंच गया। देखिए, आज लगभग 60 लाख वॉलेंटियर्स माईगॉव प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। यानी एक प्रकार से नागरिक सरकार जिसको कहे, सिटीजन गवर्नमेंट, इसका रूप बन गया है। आइडियाज और सजेशन देने के अलावा अलग अलग वॉलेंटियर एक्टिविटीज में भी युवा बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। नागरिकों से प्राप्त विभिन्न सुझावों को संबंधित मंत्रालयों तक पहुंचाना, उनके इम्प्लीमेंटेशन की संभावनाओं पर काम करना और अधिक से अधिक युवाओं को इससे जोड़ना, इन सब के लिए माईगॉव एक मजबूत प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। मैं आपको इन वॉलेंटियरी यानी एक प्रकार से अपने योगदान के जरूर कुछ उदाहरण देना चाहूंगा जो लोगों ने मेरे सामने रखे। केंद्र सरकार हर साल बजट में वॉलेंटियर्स द्वारा प्राप्त सुझावों को सम्मिलित करती है। स्वच्छ भारत अभियान, जनधन योजना, डिजिटल इंडिया जैसे अनेक योजनाओं के लोगो और उसकी टैगलाइन भी माईगॉव के माध्यम से नागरिकों के योगदान से बनी है। सरकार ने उसमें टाइम नहीं खपाया। सरकार के लिए यह क्राउड सोर्सिंग से आगे बढ़कर जन भागीदारी का एक प्लेटफॉर्म बना है। हर महीने मन की बात कार्यक्रम के लिए भी देश के कोने कोने से लोग अपने सुझाव और प्रेरणा देने वाले उदाहरण भी मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग भेजते हैं। डिजिटल इंडिया आज देश भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहा है। डिजिटल इंडिया से 4E साकार हो रहे हैं: एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एम्पावरमेंट। डिजिटल इंडिया से सामान्य व्यक्ति का जीवन बेहतर बने, इसी शुभकामना के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लेकिन एक काम के लिए मैं आज आपको आग्रह करना चाहता हूं, और वो भी कॉमन सर्विस सेंटर से मेरी ज्यादा अपेक्षा है। सब कॉमन सर्विस सेंटर वाले सुन रहे हैं, मैं आपको मेरे स्क्रीन पे देख रहा हूं।
कॉमन सर्विस सेंटर वाले जरा हाथ ऊपर करें, मेरा काम करोगे आप लोग? सारे कॉमन सर्विस सेंटर वाले हाथ ऊपर करें, बताइए करेंगे? इसका मतलब ये नहीं कि बीपीओ वाले ना करें। देखिए मैं बताता हूं क्या करना मैं चाहता हूं। आप लिख के रखिए, आने वाली 20 तारीख को इसी समय ठीक सुबह 9:30 बजे मैं देश के किसानों के साथ बात करने वाला हूं, किसान भाइयों बहनों के साथ बात करने वाला हूं। क्या आप एक मेरी मदद कर सकते हैं? क्या आप अपने सीएससी सेंटर में, जैसे आज 10-12 लोग बैठे हैं, 20 तारीख को सुबह 9:30 बजे 50-100 किसानों को बिठा सकते हैं क्या? मैं उन किसानों से बात करूंगा। हाथ ऊपर कीजिए, कौन करेंगे ये काम? सब किसानों से बात करेंगे, हम किसान की है विषय की बात करेंगे। देखिए, इससे इतना आपका सीएससी सेंटर इतना पावरफुल हो जाएगा कि आप देश में 3 लाख सेंटर से देश का प्रधानमंत्री उस गांव को सीधी अपनी बात बता देगा और वहां लोग बैठेंगे। जैसे मैं कभी कह दूंगा कि चलो भाई टीकाकरण के पहले मुझे सीएससी के सब लोगों से बात करनी है, तो टीकाकरण को कितनी बड़ी ताकत मिल जाएगी। टीवी वगैरह के माध्यम से जानने से बजाय इसकी ताकत बहुत बढ़ जाती है। तो मैं चाहूंगा कि आप 20 तारीख सुबह 9:30 बजे अपने सीएससी सेंटर पर 50-100 किसान भाइयों बहनों को ला करके बिठाइए। मैं उनसे बात करूंगा, उनसे चर्चा करूंगा, कृषि के क्षेत्र में कैसे परिवर्तन आ रहा है, एक गांव का व्यक्ति भी उसका कैसे फायदा उठा सकता है, वो बातें मैं करना चाहता हूं और मैं उनके अनुभव भी सुनना चाहता हूं। तो दोस्तों, मुझे आज बहुत अच्छा लगा। मेरे हिंदुस्तान में एक जो बदलाव आ रहा है, जो बदलाव आप लोग ला रहे हैं और अपनी उंगली की ताकत से ला रहे हैं, ये प्रगति, ये विश्वास, ये विकास, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, इसको साकार करने वाला है। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्ते।